हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर मधु's फिजियो क्लासेस। अपने पिछले 2 वीडियोस से मैं आपसे आईएफटी की बातें कर रही हूँ। इंटरफेरेंशियल थेरेपी क्या होता है, उसके कौन से मोड्स हैं, कैसे आप डिफरेंट वे में क्वाड्रिपोलर या बाइपोलर तरीके से आईएफटी का एप्लीकेशन कर सकते हैं, इस बारे में मैंने डिस्कशन किया हुआ है। अगर आपने ना देखा हो तो उन वीडियोस को जरूर चेक करें। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी अबाउट इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ आईएफटी, जो भी की टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड है, और आईएफटी मशीन से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपसे करने वाली हूँ। किस तरीके से आईएफटी अप्लाई किया जाता है पेशेंट की बॉडी में, उस रिलेटेड भी मैं आपसे कुछ बातें आज करूंगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, चाहे आप क्लिनिशियन हो या आप एक स्टूडेंट हो। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज गोना हेल्प यू अ लॉट इन बीइंग अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट। सो हियर वी गो। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द कंट्रोल्स जो आप आईएफटी मशीन के इंटरफेस में देख सकते हैं। मतलब मशीन्स हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंट दिखे, लेकिन कंट्रोल्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे। सो आपकी मशीन में एक सेटिंग होगा फॉर कंस्टेंट बीट फ्रीक्वेंसी, जैसे आप उसे सेट कर सकते हैं एट 80 हर्ट्ज, या फिर सेटिंग होगा फॉर अ वेरिएबल बीट फ्रीक्वेंसी, जैसे आप उसे सेट कर सकते हैं फ्रॉम 20 to 80 हर्ट्ज। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था इधर बीट फ्रीक्वेंसी वेरिएबल हो सकता है या फिर ये कांस्टेंट हो सकता है। सो उसके लिए आपके पास कंट्रोल्स या नॉब्स होंगे मशीन में। आपके पास एक कंट्रोल हो सकता है फॉर द टाइम ऑफ वेरिएबल बीट फ्रीक्वेंसीज, जैसे बीट फ्रीक्वेंसी का साइकिल कितना होगा, फॉर एग्जांपल 6 सेकेंड्स के लिए, इसे भी आप सेट कर सकते हैं। इंटेंसिटी कंट्रोल होगा, ऑब्वियसली। कंट्रोल होगा फॉर यूजिंग रोटेटिंग वेक्टर मैकेनिज्म, मतलब अगर आप 45 डिग्री के वेक्टर मेथड को यूटिलाइज कर रही हैं तो उसे ऑन एंड ऑफ करने के लिए कंट्रोल होगा। और फिर टोटल ट्रीटमेंट टाइम को सेट करने के लिए भी एक कंट्रोल होगा। जो आप इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं फॉर एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरेंशियल थेरेपी, वो 2 तरीके के हो सकते हैं। एक होता है प्लेन नॉर्मल कार्बन रबर इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है वैक्यूम इलेक्ट्रोड। कार्बन इलेक्ट्रोड्स को आप रबर स्ट्रैप्स से बांध देते हैं या फिर बैंडेजेस या फिर माइक्रोपोर से चिपकाते हैं पेशेंट के बॉडी में, और वैक्यूम इलेक्ट्रोड्स अपने आप वैक्यूम के थ्रू बॉडी के पार्ट में अटैच हो जाता है। और फॉर बेटर अडियरेंस इसमें वेट स्पॉन्जेस डाले जाते हैं इन द रबर सक्शन कप। और इलेक्ट्रोड्स आप 4 यूज कर सकते हैं या फिर 2 यूज कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। बेहतर जानने के लिए उस वीडियो को एक बार रेफर जरूर कीजिए। अब नेक्स्ट होता है एक नॉब बैलेंस का। जब भी इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है थ्रू द स्किन, डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड कैसा है, स्पंज कैसा है, स्किन का रेजिस्टेंस कैसा है, इसके अकॉर्डिंगली आपके पेशेंट के स्किन में ये करंट जाता है। तो जब भी 2 करंट अप्लाई किया जा रहा हो साथ में, हो सकता है कि दोनों सर्किट में अनइक्वल करंट पास हो रहे हो, और इसकी वजह मैंने आपको बता ही दी, अनइक्वल रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है ये। तो इस सिचुएशन को कंपेंसेट करने के लिए दोनों चैनल के करंट को इक्वलाइज किया जाता है, और ये इक्वलाइजेशन करने के लिए ये बैलेंस का नॉब होता है। नेक्स्ट होता है बेस। बेस डिनोट करता है स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द न्यूट्रल लेवल। दैट इज, अगर बेस को आपने सेट किया होगा एट 10 हर्ट्ज, जो भी वेव फॉर्म या फ्रीक्वेंसी साइकिल स्टार्ट होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 10 हर्ट्ज, रीच करेगा द रिक्वायर्ड जो भी पीक है, और फिर ट्रेवल डाउन करेगा टू 10 हर्ट्ज। फिर से 10 हर्ट्ज से स्टार्ट होगा और फिर से दूसरा कंसेक्यूटिव साइकिल कंप्लीट होगा। सो ये काम होता है बेस का। नेक्स्ट होता है स्पेक्ट्रम। आईएफटी प्रिंसिपल ऑफ बर्नर्ड को यूज करता है सो दैट फ्रीक्वेंसी को वेरी किया जा सके टू प्रिवेंट एकोमोडेशन। स्पेक्ट्रम डिनोट करता है रिक्वायर्ड पीक लेवल रीच ऑफ द वेव फॉर्म और द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम द बेस। मतलब अगर स्पेक्ट्रम को आपने सेट किया है एट 60 हर्ट्ज और बेस को किया है एट 10 हर्ट्ज, फिर जो साइकिल होगा वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 10 हर्ट्ज और पहुंचेगा एट द पीक ऑफ 60 हर्ट्ज और फिर से ट्रेवल डाउन करेगा टू 10 हर्ट्ज। सो इसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का एडवांटेज ये होता है कि इससे टिश्यू एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ आईएफटी में अडॉप्ट नहीं होता। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि एकोमोडेशन से बचना ही स्पेक्ट्रम का एम है। तो आप बेस को कैसे सेट करेंगे, स्पेक्ट्रम को कैसे सेट करेंगे, ये तो आपने समझ लिया। अब आता है तीसरा कंसेप्ट, स्वीप। स्वीप डिनोट करता है द फ्लो ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अ प्रेजेंट लोएस्ट लेवल टू द हाईएस्ट लेवल व्हिच इज सिलेक्टेड बाय बेस एंड स्पेक्ट्रम। मतलब अगर बेस 10 हर्ट्ज है और स्पेक्ट्रम 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज है, सो फ्रीक्वेंसी स्वीप होगा फ्रॉम 10 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज।
अब आपको ये स्वीप समझ आ गया। तो जो स्वीप टाइम पैरामीटर होता है वो क्या सेट करता है, वो टाइम पीरियड को सेट करता है फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी टू चेंज फ्रॉम बेस टू पीक फ्रीक्वेंसी। जितना फास्टर होगा स्वीप उतना ही कम पेनफुल होगा आपके पेशेंट के लिए। अगर कुछ ऐसे सिचुएशंस है जब आप चाहते हैं कि जो सेंसरी इनपुट हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो या फिर पेशेंट को स्ट्रांग मसल कंट्रैक्शन हो, ऐसे में आप स्वीप को स्लो कर सकते हैं। अब आपको इंस्ट्रूमेंटेशन और की टर्मिनोलॉजीज की एक समझ हो गई है। अब बात करते हैं पेशेंट को ट्रीटमेंट कैसे देना है। तो किसी भी लो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट के लिए जिस तरीके का प्रिपरेशन करना होता है, यहाँ भी आपको वही करना होता है। सबसे पहले तो देखिए कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस मौजूद है क्या पेशेंट्स में। कॉन्ट्राइंडिकेशंस कौन से होते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में डिटेल चर्चा करूंगी। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है, फिर पेशेंट की स्किन के रेजिस्टेंस को आपको कम करना होगा बाय वॉशिंग इट विथ वाटर, और अगर कोई स्किन लीजन है तो उसके ऊपर पेट्रोलियम जेली डालकर उसे कवर कर दे। बड़ा कोई वुंड होगा तो आप नहीं दे सकते ट्रीटमेंट, मैं छोटे मोटे कट्स की बात कर रही हूँ। इसके आगे आप इलेक्ट्रोड्स को अच्छे से प्लेस कीजिए एज पर द मेथड चूजन। आप या तो रबर इलेक्ट्रोड्स यूज कर सकते हैं, कार्बन रबर इलेक्ट्रोड्स, या फिर आप वैक्यूम इलेक्ट्रोड्स यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोजीशनिंग इस तरीके से कीजिए ताकि जो टारगेट एरिया है उसकी कवरेज अच्छे से हो। कुछ सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है बाइपोलर मेथड को आप प्रेफर करें, जहां पे कि एक लॉन्गिट्यूडनल जोन को स्टिमुलेशन की जरूरत हो रादर देन एन आइसोलेटेड टिश्यू या एरिया। तो प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड इस तरीके से करना होगा कि एक क्रॉसओवर इफेक्ट अचीव हो एक डिजायर्ड एरिया में, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है इंटरफेरेंशियल थेरेपी का वो अचीव नहीं होगा। सुटेबल फ्रीक्वेंसी करंट वो डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं, और स्पेक्ट्रम के मोड को भी चूज कर सकते हैं। ये मैंने बताया नहीं पहले, 3 टाइप्स ऑफ वेव मोड्स कॉमनली यूज किए जाते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर क्रॉनिक कंडीशंस, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बेस लेवल में रहता है फॉर 1 सेकेंड। ये काफी एग्रेसिव इफेक्ट देता है और बहुत अच्छे से पेशेंट इसे टॉलरेट नहीं कर पाते। दूसरा होता है ट्रेपीजॉइडल, जहां पे फ्रीक्वेंसी रहता है एट द बेस लेवल फॉर 5 सेकेंड्स। ये थोड़ा माइल्डर स्टिमुलेशन होता है और अच्छे से टॉलरेटेड होता है। सब एक्यूट केस में हम इस तरीके का स्टिमुलेशन देते हैं। और तीसरा होता है ट्रायंगुलर, जो कि बेस्ट टॉलरेटेड होता है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फ्रॉम बेस टू स्पेक्ट्रम 6 सेकेंड्स में पहुंच जाता है, और एक्यूट कंडीशंस में हम इसे दे सकते हैं। सो बेस फ्रीक्वेंसी और अपर फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करके आप एक स्पेक्ट्रम की सिलेक्शन कर सकते हैं। पावर को इसके आगे आपको जेंटली बढ़ाना होगा, यानी इंटेंसिटी को बढ़ाना होगा, जब तक पेशेंट करंट को फील ना करे। पेशेंट यूजुअली कहते हैं एक टिंगलिंग सा सेंसेशन या एंड्स रनिंग सेंसेशन उनको फील होता है, जैसे कोई चींटी रेंग रही हो, तो जिस तरीके का सेंसेशन उनको होता है। सो जब तक पेशेंट टॉलरेट कर पाए आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, उसके आगे आप नहीं बढ़ाएंगे। अगर कोई भी डिफरेंस हो करंट की तो उसे आप बैलेंस नॉब के थ्रू अच्छे से इक्वलाइज कर देंगे। अगर आप बस 2 इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि यू कैन यूज ओनली चैनल 1। वहां से आप प्री मॉड्यूलेटेड करंट का यूटिलाइजेशन करके IFT प्रदान कर सकते हैं अपने पेशेंट को। ट्रीटमेंट हो जाने के बाद आपको इंटेंसिटी पहले 0 तक लाना चाहिए, उसके आगे मशीन को स्विच ऑफ करें और जो भी इलेक्ट्रोड्स वगैरह आपने लगाए थे उसको पेशेंट की बॉडी से हटा दें। तो ये हो गया हाउ यू ट्रीट अ पेशेंट यूजिंग IFT। एक्यूट कंडीशन में हो सकता है 5 से 10 मिनट में ही आपको ट्रीटमेंट रैप अप करना पड़े, लेकिन इन केस ऑफ क्रॉनिक कंडीशंस आप 10 से 15 या 20 मिनट तक भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सो जो ट्रीटमेंट टाइम होगा ये डिपेंड करेगा कि कंडीशन किस तरीके का है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इस बारे में डिटेल बात करूंगी कि किन कंडीशंस में आप IFT दे सकते हैं, कब आपको नहीं देना चाहिए, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स या थेराप्यूटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, किन मैकेनिज्म्स पे ये काम करते हैं। तो बस बने रहिए मेरे चैनल में, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको इन सारी बातों की डिटेल्स बताने वाली हूँ, ताकि आगे आपको IFT यूज करने में या IFT के बारे में एग्जामिनेशन में बोलने में या लिखने में किसी तरह की असुविधा ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिए, ताकि जब भी दूसरा वीडियो मेरा आए आपको इस बारे में बहुत जल्दी ही पता लग जाए। Thank you so much for watching my channel. See you soon. Till then, take good care.